लाइव इंडिया 24 चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित उपन्यास सेवा सदन का भाग 23। समस्या इतनी जटिल थी कि उसकी कल्पना ही लोगों को भयभीत कर देती थी। वे सोचते थे कि इस प्रस्ताव को उठाने से न मालूम शहर में क्या हलचल हो। शहर के जितने ही रईस, कितने ही राज्य पदाधिकारी, कितने ही सौदागर इस प्रेम मंडी से संबंध रखते थे। कोई ग्राहक था, कोई पारखी, उन सबसे बैर मोल लेने का कौन साहस करता। म्यूनिसिपैलिटी के अधिकारी उनके हाथों में कठपुतली के समान थे। पद्मसेन ने मेंबरों से मिलकर उनका ध्यान इस प्रस्ताव की ओर आकर्षित किया। प्रभाकर राव की तीव्र लेखनी ने उनकी बड़ी सहायता की। पैम्पलेट निकाले गए और जनता को जागृत करने के लिए व्याख्यानों का क्रम बांधा गया। रमेश दत्त और पद्मसेन इस विषय में निपुण थे। इनका भार उन्होंने अपने सिर ले लिया। अब आंदोलन ने एक नियमित रूप धारण किया। पद्मसेन ने यह प्रस्ताव उठाया तो लिया, लेकिन वह इस पर जितना ही विचार किया करते थे उतना कम था। व्याख्यान देते हुए भी जब शर्मा जी कोई भावपूर्ण बात करते, करुणात्मक दृश्य दिखाने की चेष्टा करते तो उन्हें शब्द नहीं मिलते थे, और शब्द मिलते तो उन्हें निकालते हुए शर्मा जी को बड़ी लज्जा आती थी। यथार्थ वह इस रस में बगे नहीं थे। वह जब अपने भाव शैथिल्य की विवेचना करते तो उन्हें ज्ञात होता कि मेरा हृदय प्रेम और अनुराग से खाली है। कोई व्याख्यान समाप्त कर चुकने पर शर्मा जी को यह जानने की उतनी इच्छा नहीं होती थी कि श्रोताओं पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। जितनी उनकी व्याख्यान सुंदर, सप्रमाण और ओजपूर्ण था या नहीं, लेकिन इन समस्याओं के होते हुए भी यह आंदोलन दिनों दिन बढ़ता जा रहा था। यह सफलता शर्मा जी के अनुराग और विश्वास से कुछ कम उत्साहवर्धक न थी। सदन से ने विवाह को अभी 2 माह हुए थे। घर की चिंताओं से मुक्त होकर शर्मा जी अपनी पूरी शक्ति से इस आंदोलन में प्रवृत्त हो गए। कचहरी के काम में शर्मा जी अपनी पूरी शक्ति से इस आंदोलन को करते थे। कचहरी के काम में उनका जीना लगता और वहाँ भी वे प्रायः उन्हीं चर्चाओं में पड़े रहते। एक ही विषय पर लगातार सोचते विचारते रहने से उस विषय से प्रेम हो जाता करता है। धीरे धीरे शर्मा जी के हृदय में प्रेम का उदय होने लगा, लेकिन जब वह विवाह निकट आया तो शर्मा जी का उत्साह कुछ क्षीण होने लगा। मन में यह समस्या उठी कि भैया यहाँ वैश्याओं के लिए अवश्य मुझे लिखेंगे। उस समय मैं क्या करूँगा? नाच के बिना सभा सुनी रहेगी। दूर दूर के गांव से लोग नाच देखने आएंगे। नाच न देखकर उन्हें निराशा होगी। भाई साहब बुरा मानेंगे। ऐसी अवस्था में मेरा क्या कर्तव्य है? भाई साहब को इस कुप्रथा से रोकना चाहिए, लेकिन क्या मैं इस दुष्कर कार्य में सफल हो सकूंगा? बड़ों के सामने न्याय और सिद्धांत की बातचीत असंगत सी जान पड़ती है। भाई साहब के मन में बड़े बड़े हौसले हैं। इन हौसलों के पूरे होने में कुछ भी कसर रही तो उन्हें दुख होगा, लेकिन कुछ भी हो मेरा कर्तव्य यही है कि अपने सिद्धांत का पालन करूं। यद्यपि उनके सिद्धांत पालन से प्रसन्न होने वालों की संख्या बहुत कम थी और अप्रसन्न होने वाले बहुत थे, तथापि शर्मा जी ने इन्हीं गिने चुने मनुष्यों को प्रसन्न रखना उत्तम समझा। उन्होंने निश्चय किया कि नाचना ठीक करूंगा, अपने घर में ही सुधार न कर सका तो दूसरों को सुधारने की चेष्टा करना बड़ी भारी धूर्तता होगी। शर्मा जी, इस विषय में मैं आपसे सहमत नहीं हूँ। जिसे ईश्वर ने दिया उसका आनंदोत्सव में दिख खोलकर व्यय करना चाहिए। हाँ, ऋण लेकर नहीं, घर बेचकर नहीं, अपनी हैसियत देकर। हृदय को उमंग ऐसे ही अवसरों पर मिलती है। विठलदास ने कहा, आपकी समझ में डॉक्टर श्यामाचरण की हैसियत 10-50 हजार रुपये खर्च करने की है या नहीं? शर्मा जी ने कहा, इससे बहुत अधिक है। विठलदास ने कहा, मगर अभी अपने लड़के के विवाह में उन्होंने गाजे बाजे नाच तमाशे बहुत कम खर्च किए। शर्मा जी बोले, हाँ, नाच तमाशे में अवश्य कम खर्च किए, लेकिन इसकी कसर डिनर पार्टी में निकाल दी। बल्कि अधिक उनकी किफ़ायत का क्या फल हुआ? जो धन गरीब बाजे वाले
फुलवारी बनाने वाले आतिशबाजी वाले पाते वह मुरे कंपनी और हाइट की कंपनी के हाथों में पहुंच गया। मैं इसे किफ़ायत नहीं समझता, यह अन्याय है। रात 9 बजे थे। पद्मसेन भाई के साथ बैठे हुए विवाह के संबंध में बातचीत कर रहे थे। कल बारात आएगी। दरवाजे पर शहनाई बज रही थी और भीतर गाना हो रहा था। मदन सेन ने कहा, तुमने जो गाड़ियां भेजी हैं वह कल शाम तक अमोला पहुंच जाएंगी। पद्मसेन ने कहा, जी नहीं, दोपहर तक पहुंच जानी चाहिए। अमोला विंध्याचल के निकट है। आज मैंने दोपहर से पहले ही उन्हें रवाना कर दिया। मदन सेन फिर कहने लगे, तो यहाँ से क्या क्या ले चलने की आवश्यकता होगी? पद्मसेन ने कहा, थोड़ा सा खाने पीने का सामान ले चलिए और सब कुछ मैंने ठीक कर दिया है। मदन सेन फिर बोले, नाच कितने पर ठीक हुआ? 2 ही गिरोह है ना? पद्मसेन डर रहे थे कि अब नाच की बात आया ही चाहती है। यह प्रश्न सुनकर लज्जा से उनका सिर झुक गया। कुछ दबकर बोले, नाच तो मैंने ठीक नहीं किया। मदन सेन चौंक पड़े, जैसे किसी ने चुटकी काट ली। बोले, धन्य हो महाराज, तुमने तो डोंगा ही डुबा दिया। फिर तुमने जनवासी का क्या सामान किया है? क्यों फुर्सत ही नहीं मिली या खर्च के हिचक गए? मैंने तो इसलिए 4 दिन पहले ही कह दिया था। पद्मसेन ने डरते हुए कहा, यह बात नहीं है। मदन से फिर बोले, तो फिर क्या है? तुमने अपने मन में यही सोचा होगा कि सारा बोझ मेरे ही सिर पर पड़ेगा, पर मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, मैंने इस विचार से तुम्हें नहीं लिखा था। मैं दूसरों के माथे फलोड़ियाँ खाने को नहीं दौड़ता। पद्मसेन अपने भाई की यही कर्ण कटु बातें न सह सके, आंखें भर आईं। बोले, भैया, ईश्वर के लिए आप मेरे संबंध में ऐसे विचार न करें। यदि मेरे प्राण भी आपके काम में आ सकें तो मुझे आपत्ति न होगी। मुझे यह हार्दिक अभिलाषा रही है कि आपकी कोई सेवा कर सकूं। यह अपराध मुझसे केवल इस कारण हुआ कि आजकल शहर में लोग नाच की प्रथा बुरी समझने लगे हैं। शिक्षित समाज में इस प्रथा का विरोध किया जा रहा है और मैं भी उसी में सम्मिलित हो गया हूँ। अपने सिद्धांतों को तोड़ने का मुझे साहस न हुआ। मदन सेन ने कहा, अच्छा यह बात है, भला किसी तरह लोगों की आंखें तो खुली। मैं भी इस प्रथा को निंद समझता हूँ, लेकिन नक्कू नहीं बनना चाहता। जब अब लोग छोड़ देंगे तो मैं भी छोड़ दूंगा। मुझको ऐसी क्या पड़ी है कि सबके आगे आगे चलो। मेरे एक ही लड़का है, उसके विवाह में मन के सब हौसले पूरे करना चाहता हूँ। विवाह के बाद मैं भी तुम्हारा मत स्वीकार कर लूँगा। इस समय मुझे अपने पुराने ढंग पर चलने दो, और यदि बहुत कष्ट ना हो तो सवेरे की गाड़ी पर चले जाओ और बीड़ा लेकर उधर से ही अमोला चले जाना। तुमसे इसलिए कहता हूँ कि तुम्हें वहाँ लोग जानते हैं, दूसरे जाएंगे तो लुट जाएंगे। पद्मसेन ने सिर झुका लिया और सोचने लगे। इन्हें चुप देखकर मदन सेन तेवर बदल कर कहा, चुप क्यों हो? क्या जाना नहीं चाहते? पद्मसेन ने अत्यंत दीन भाव से कहा, भैया आप क्षमा कर दें। तो मदन सेन कहा, नहीं नहीं, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करता। नहीं जाना चाहते तो मत जाओ। मुंशी बैजनाथ, आपको कष्ट तो होगा पर मेरी खातिर से आप ही जाइएगा। बैजनाथ बोले, मुझे कोई उज्र नहीं है। मदन सेन फिर बोले, उधर से ही अमोला चले जाइए, उसका अनुग्रह होगा। बैजनाथ ने कहा, आप इत्मीनान रखें, मैं चला जाऊंगा। कुछ देर तीनों आदमी चुप बैठे रहे। मदन सेन अपने भाई को कृतज्ञ समझ रहे थे। बैजनाथ को चिंता हो रही थी कि मदन सिंह का पक्ष ग्रहण करने से पद्मसेन बुरा तो न मान जाएंगे, और पद्मसेन अपने बड़े भाई की अप्रसन्नता के भय से दबे हुए थे। सिर उठाने का साहस नहीं होता था। एक और भाई को अप्रसन्नता थी, दूसरी ओर सिद्धांत और न्याय का बलिदान। एक और अंधेरी घाटी थी, दूसरी ओर सीधी चट्टान। निकलने का कोई मार्ग ना था। अंत में उन्होंने डरते डरते कहा, भाई साहब, आपने मेरी भूलें कितनी बार क्षमा की हैं, मेरी एक ढिठाई और क्षमा कीजिएगा। आप जब नाच के रिवाज को दूसरे समझते हैं तो इस पर इतना जोर क्यों देते हैं? मानसेन झुंझला कर बोले, तुम तो ऐसी बातें करते हो मानो इस देश में ही नहीं हुए, जैसे किसी अन्य देश से आए हो। एक यही क्या, कितनी कुप्रथाएं हैं जिन्हें दूसरे समझते हुए भी उनका पालन करना पड़ता है। गाली गाना
कौन सी अच्छी बात है, दहेज लेना कौन सी अच्छी बात है। पर लोग नीति पर न चले तो लोग उंगलियां उठाते हैं। नाच न ले जाऊंगा तो लोग यही कहेंगे कि कंजूस की मारे नहीं लाए। मर्यादा में बट्टा लगेगा, मेरे सिद्धांत को कौन देखता है। पद्मसेन बोले, अच्छा अगर इसी रुपए को किसी दूसरी उचित रीति में खर्च कर दीजिए तो तब किसी को कंजूसी की शिकायत न रहेगी। आप 2 डेरे ले जाना चाहते हैं, आजकल लग्न तेज है, 300 से कम खर्च ना होगा। आप 300 की जगह 500 रुपए के कंबल लेकर अमूला के दीन दरिद्रों में बांट दीजिए तो कैसा हो। कम से कम 200 मनुष्य आपको आशीर्वाद देंगे और जब तक कंबल का एक धागा भी रहेगा आपका यश गाते रहेंगे। यदि यह स्वीकार न हो तो अमूला में 200 रुपए की लागत से एक पक्का कुआं बनवा दीजिए। इसी से चिरकाल तक आपकी कीर्ति बनी रहेगी और रुपए का प्रबंध मैं कर दूंगा। मदन से बदनामी का जो सहारा लिया था वह प्रस्तावों के सामने न ठहर सका। वह कोई उत्तर सोच ही रहे थे कि इतने में बैजनाथ, यद्यपि उन्हें पद्म सिंह के बिगड़ जाने का भय था तथापि इस बात से अपनी बुद्धि का प्रकांडता दिखाने की इच्छा उस भय से अधिक बलवती थी। इसलिए बोले, भैया हर काम के लिए एक अवसर होता है। दान के अवसर पर दान होना चाहिए, नाच के अवसर पर नाच। बेजोड़ बात कभी भली नहीं लगती। और फिर शहर के जानकार आदमी हो तो एक बात भी है, देहात के उज्जड़ जमींदारों के सामने आप कंबल बांट लगेंगे तो वह आपका मुंह देखेंगे और हंसेंगे। मदन से निरुत्तर से हो गए थे। मुंशी बैजनाथ के इस कथन से खिल उठे, उनकी ओर कृतज्ञता से देखकर बोले, हाँ और क्या होगा। बसंत में मल्हार गाने वाले को कौन अच्छा कहेगा। कुसुमय की कोई बात अच्छी नहीं होती। इसी से तो मैं कहता हूँ कि आप सवेरे चले जाइए और दोनों डेरे ठीक कराइए। पद्मसेन ने सोचा, यह लोग तो अपने मन की करेंगे पर देखूं कि किन युक्तियों से अपना पक्ष सिद्ध करने हैं। भैया को मुंशी बैजनाथ पर अधिक विश्वास है, इस बात से भी उन्हें बहुत दुख हुआ। अतः वह निसंकोच होकर बोले, तो यह कैसे मान लिया जाए कि विवाह आनंदोत्सव का समय है। मैं तो समझता हूँ दान और उपकार के लिए इससे उत्तम और कोई अवसर न होगा। विवाह एक धार्मिक व्रत है, एक आत्मिक प्रतिज्ञा है। जब हम गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं, जब हमारे पैरों में धर्म की बेड़ी पड़ती है, जब हम सांसारिक कर्तव्य के सामने आने लगते हैं, सिर को झुका देते हैं, तब जीवन का भार और उसकी चिंताएं हमारे सिर पर पड़ती हैं। तो ऐसे पवित्र संस्कार का हमको गंभीर से काम लेना चाहिए। यह कितनी निर्दयता है। जिस समय हमारा आत्मीय युवक ऐसा कठिन व्रत धारण कर रहा हो उस समय हम आनंदोत्सव मनाने बैठे। वैसे गुरुतर भार से दबा जाता हो और हम नाच रंग में मस्त हों। अगर दुर्भाग्य से आजकल यही उल्टी प्रथा चल पड़ी है तो क्या यह आवश्यक है कि हम भी उसी लकीर पर चलें। शिक्षा कम से कम इतना प्रभाव तो होना चाहिए कि धार्मिक विषयों में हम मूर्खों की प्रसन्नता को प्रधान न समझे। मदन सिंह फिर चुप हो गए। सागर में डूबे पद्म सिंह का कथन उन्हें सर्वथा सत्य प्रतीत होता था, पर रिवाज के सामने न्याय, सत्य और सिद्धांत सभी को सिर झुकाना पड़ता है। उन्हें संशय था कि मुंशी बैजनाथ अब कुछ उत्तर ना दे सकेंगे, लेकिन मुंशी जी अभी हार नहीं मानना चाहते थे। वह बोले, भैया तुम वकील हो, तुमसे बहस करने की लियाकत हम में कहाँ है, लेकिन जो बात सनातन से होती चली आई है, चाहे वह उचित हो या अनुचित, उसके मिटाने से बदनामी अवश्य होती है। आखिर हमारे पूर्वजों ने निरे जाहिल जपाट तो थे नहीं, उन्होंने कुछ समझकर ही तो इस रस्म को प्रचार किया होगा। पदन सेन को यह युक्ति न सूझी थी। बहुत प्रसन्न हुए, बैजनाथ की ओर सम्मानपूर्ण भाव से देखकर बोले, अवश्य उन्होंने जो प्रथाएं चलाई हैं उन सब में कोई ना कोई बात छिपी रहती है, चाहे वह आजकल हमारी समझ में ना आए। आजकल के नए विचार वाले लोग उन प्रथाओं को मिटाने में ही अपना गौरव समझते हैं, अपने सामने उन्हें कुछ समझते ही नहीं। वह यह नहीं देखते कि हमारे पास जो विद्या, ज्ञान, विचार और आचरण है वह सब उन्हीं पूर्वजों की कमाई है। कोई कहता है
या गोपवीत से क्या लाभ। कोई भीग की जड़ काटने पर तुला हुआ, कोई इस धुन में है कि शूद्र और चांडाल सब क्षत्रिय हो जाएं। कोई विधवाओं के विवाह का राग अलापता फिर रहा है। और तो और कुछ ऐसे महाशय भी जो जाति और वर्ण को मिटा देना चाहते हैं। तो भाई यह सब बातें हमारे मान की नहीं है। जो उन्हें मानता हो माने का पौधा यह कैसे कैसे फल लगाता है। हमारे पूर्वज ने खेती को सबसे उत्तम कहा, लेकिन आजकल यूरोप की देखा देखी लोग मिलों और मशीनों के पीछे पड़े हुए हैं। मगर देख लेना, ऐसा कोई समय आएगा कि यूरोप वाले स्वयं चेतेंगे और मिलों को खोद खोद कर खेत बनाएंगे। स्वाधीन कृषक के सामने मिल के मजदूरों की क्या हस्ती। वह भी कोई देश है जहां बाहर से खाने की वस्तुएं ना आए तो लोग भूखे मरें। जिन देशों में जीवन ऐसे उल्टे नियम पर चलता जाता है वह हमारे लिए आदर्श नहीं बन सकते। शिल्प और कला कौशल का यह महल उसी समय तक है जब तक संसार में निर्बल असमर्थ जातियां वर्तमान हैं। उनके गले समस्त माल बढ़कर यूरोप वाले चैन करते हैं। यह जो ही ये जातियां चौंकेंगी, यूरोप की प्रभुता नष्ट हो जाएगी। हम यह नहीं कहते कि यूरोप वालों से कुछ मत सीखो, नहीं, वह आज संसार के स्वामी है और उनमें बहुत से दिव्य गुण हैं। उनके गुणों को ले लो, दुर्गुणों को छोड़ दो। हमारी अपनी रीति रिवाज हमारी अवस्था के अनुकूल हैं, उनमें काट छांट करने की ज़रूरत नहीं। मानसे ने ये बातें कुछ गर्व से कहीं। अब मानो कोई विद्वान पुरुष अपने निज को अनुभव प्रकट कर रहा है। यह यथार्थ में ये सुनी सुनाई बातें थीं जिनका मर्म वह खुद भी न समझते थे। यद्यपि पद्मसेन ने इन बातों को बड़ी धीरता के साथ सुना, पर उनका कुछ उत्तर न दिया। उत्तर देने से बात बढ़ जाने का भय था। कोई वाद जब विवाद का रूप धारण कर लेता है तो वह अपने लक्ष्य से दूर हो जाता है। बाद में नम्रता और विनय प्रबल युक्तियों से भी अधिक प्रभाव डालती हैं। अतएव वह बोले तो मैं ही चला जाऊंगा, मुंशी जी बैद्यनाथ को क्यों कष्ट दीजिए। वह चले जाएंगे तो यहाँ बहुत सा काम पड़ा रह जाएगा। आइए मुंशी जी, हम दोनों आदमी बाहर चले, मुझे आपसे अभी कुछ बातें करनी है। मदन सेन ने कहा, तो यही क्यों नहीं कहते, कहो तो मैं ही हट जाऊं। पद्मसेन ने कहा, जी नहीं, कोई ऐसी बात नहीं, पर ये बातें मैं मुंशी जी से अपनी शंका समाधान करने के लिए तैयार कर रहा हूँ। हाँ भाई साहब, बतलाइए, अमोला में दर्शकों की संख्या कितनी होगी? कोई 1000। अच्छा, आपके विचार में कितने इनमें दरिद्र किसान होंगे, कितने ज़मींदार? बैद्यनाथ ने कहा, ज़्यादा किसान ही होंगे, लेकिन ज़मींदार भी तो 200-300 से कम ना होंगे। पद्म से, अच्छा, आप यह मानते हैं कि दीन किसान नाच देखकर उतने प्रसन्न ना होंगे जितने दूध या कंबल पाकर? बैजनाथ भी साष्टात थे, बोले, नहीं, मैं यह नहीं मानता। अधिकतर ऐसे किसान होते हैं जो दान लेना कभी स्वीकार नहीं करेंगे। वह जलसा देखने आएंगे और जलसा अच्छा ना होगा तो निराश होकर लौट जाएंगे। पद्म से चकराए। सुकराती प्रश्न का जो क्रम उन्होंने मन में बांध रखा था वह बिगड़ गया। समझ गए कि मुंशी जी सावधान हैं, अब कोई दूसरा दाव निकालना चाहिए। बोले, आप यह मानते हैं कि बाजार में वही वस्तुएं दिखाई देती हैं जिनके ग्राहक होते हैं और ग्राहकों के न्यूनाधिक होने पर वस्तु का न्यूनाधिक होना निर्भर है? बैजनाथ ने कहा, जी हाँ, इसमें कोई संदेह नहीं। पद्मसेन फिर बोले, इस विचार से किसी वस्तु के ग्राहक ही मानो उसके बाजार में आने के कारण होते हैं। यदि कोई मांस न खाए तो बकरी की गर्दन पर छुरी क्यों चले? बैजनाथ समझ रहे थे कि यह मुझे किसी दूसरे पेंच में ला रहे हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक उसका मर्म न समझा था। डरते हुए बोले, हाँ, बात तो यही है। पद्मसेन ने कहा, जब आप यह मानते हैं तो आपको यह भी मानना पड़ेगा कि जो लोग वेश्याओं को बुलाते हैं उन्हें धन देकर उनके लिए सुख विलास की सामग्री जुटाने और उन्हें ठाट बाट से जीवन व्यतीत करने के योग्य बनाते हैं, वे उस कमाई से कम पाप के भागीदार नहीं हैं। जो बकरी की गर्दन पर छुरी चलाता है, यदि मैं वकीलों को ठाट के साथ टमटम बैठाने
हुए न देखता तो क्या आज मैं वकील होता। बैजनाथ ने हंसकर कहा, भैया तुम घुमा फिरा कर अपनी बात मनवा लेते हो, लेकिन बात जो कहते हो वह सच्ची है।